है आपका हमारे चैनल स्टडी विद सभी पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस का टॉपिक। ये टॉपिक बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 2 का टॉपिक होगा। तो आज हम इस क्लास में जानेंगे बुद्धि का अर्थ क्या होता है, परिभाषा, और साथ ही इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके प्रकार कितने हैं। तो ये चीज़ें हम आज की इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आपको इस क्लास में एंड तक बने रहना होगा, तभी आपका ये टॉपिक क्लियर हो पाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जानेंगे बुद्धि क्या होती है, बुद्धि का अर्थ क्या होता है। देखिए, बुद्धि एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम अपने आम जीवन की दिनचर्या में करते रहते हैं। हम इसका यूज़ डेली करते हैं, लेकिन जितना हम अपने जीवन में बुद्धि को समझते हैं, बुद्धि को जानते हैं, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र और मनोवैज्ञानिक यानी कि सीडीपी में इसका अर्थ और इससे कहीं ज़्यादा है। जितना हम जानते हैं उससे ज़्यादा इसका महत्व हो जाता है सीडीपी में। बुद्धि अंग्रेजी शब्द यानी कि इंटेलिजेंस का हिंदी वर्जन है। इंटेलिजेंस को हिंदी में हम बुद्धि कह देते हैं। इंटेलिजेंस एक लैटिन भाषा का शब्द है जो कि इंटर और लिजियर से मिलकर बनाया गया है। ये दोनों भी लैटिन भाषा के ही शब्द हैं, इंटर प्लस लिजियर। बुद्धि के अर्थ के बारे में मनोवैज्ञानिकों के बीच काफ़ी मतभेद रहे हैं, जिससे बुद्धि के किसी एक अर्थ में सहमति नहीं बन पाई है। यानी कि जितने मनोवैज्ञानिक हैं वो आपस में ही उनका काफ़ी मतभेद रहा है बुद्धि शब्द को लेकर के। तो इसका एक सटीक आंसर हमें आज तक मिल नहीं पाया है, ये इसकी एक सहमति नहीं बन पाई है। आगे देखिए, अगर हम यहाँ पर एक सरल शब्दों में कहें बुद्धि का अर्थ क्या होता है, तो बुद्धि का सरल शब्दों में अर्थ है कि किसी कार्य स्थिति में उपलब्ध सभी विकल्पों में सबसे ज़्यादा बेहतर और अनुकूलित विकल्प का चुनाव करके अपने लक्ष्य को हासिल करना, यही हमारी बुद्धि होती है। तो ये एक सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि बुद्धि का अर्थ हो जाता है। अब जानेंगे बुद्धि की परिभाषा क्या है। तो बुद्धि के अर्थ की तरह ही बुद्धि की परिभाषा में भी अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने मत दिए हैं। जब इसका अर्थ ही आज तक क्लियर नहीं हुआ है तो इसकी परिभाषा कैसे क्लियर हो सकती है, यही कहने का मतलब है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा को वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता के आधार पर इसको परिभाषित किया है, इसको हमें समझाया है। वहीं बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा को पर्यावरण के साथ समायोजन से न जोड़कर बुद्धि को सीखने की क्षमता के रूप में, और कुछ विद्वानों ने इसे अमूर्त चिंतन यानी कि मन में ही जो हम सोचते हैं, जिसकी कल्पना करते हैं, जो हमारे सामने नहीं होता, उसे ही हम आसान शब्दों में कह सकते हैं ये अमूर्त चिंतन होता है हमारा, उसे करने की क्षमता के रूप में बुद्धि को परिभाषित किया है। तो इसे ही हम जानेंगे बुद्धि की परिभाषा। देखिए, पहली परिभाषा वेस्लर के अनुसार दी गई है। इन्होंने कहा है कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति अपना उद्देश्य पूर्ण कार्य करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन भी करता है। तो ये परिभाषा वेस्लर के अनुसार हो गई। हम यहाँ पर 3 से 4 परिभाषा जानेंगे। दूसरी परिभाषा हो जाती है रॉबिन्सन के अनुसार। इन्होंने कहा है कि बुद्धि से तात्पर्य एक संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है जो कि व्यक्ति में सूझबूझ द्वारा समस्या का समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता और अनुभवों से लाभ उठा पाना ही, यही होती है हमारी बुद्धि। तो ये रॉबिन्सन के अनुसार है, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि परिभाषा हूबहू आपको वैसी की वैसी ही लिखनी होती है। तो आप कह सकते हैं परिभाषा हमें ज़्यादा से ज़्यादा रटनी ही पड़ती हैं, क्योंकि ये तो मतलब कोई इसकी ट्रिक नहीं होती परिभाषा याद करने की। अगली परिभाषा होती है स्टोडार्ट के अनुसार। इन्होंने कहा है कि बुद्धि उन क्रियाओं को समझने की एक क्षमता होती है जिनकी विशेषताएं कठिन और जटिल, अमूर्तता, मितव्ययिता, किसी लक्ष्य के प्रति अनुकूलनशीलता होना या फिर सामाजिक मान और मौलिकता की उत्पत्ति होती है हमारे अंदर, और कुछ परिस्थिति में ऐसी क्रियाओं को जो कि शक्ति की एकाग्रता और संवेगिक कारकों के प्रति प्रतिरोध भी दिखलाती हैं और हमें उस कार्य को करने की काफ़ी प्रेरणा देती हैं, हमें प्रेरित करती हैं। तो ये हमारी बुद्धि हो जाती है स्टुडार्ट के अनुसार।
आगे देखिए, अब जानेंगे बुद्धि की कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ पर बुद्धि की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताया गया है। पहली विशेषता है कि बुद्धि मनुष्य की कई विशेषताओं और क्षमताओं को दर्शाता है। जिस प्रकार की हमारी बुद्धि होगी उसी प्रकार की हम अपनी क्षमताओं को लोगों के सामने उसको प्रेषित कर पाएंगे, दिखा पाएंगे। बुद्धि के सहारे ही व्यक्ति किसी समस्या का समाधान कर सकता है, उसके समाधान तक पहुंच सकता है। ये भी एक विशेषता हो जाती है बुद्धि की। बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के समायोजन करने में भी मदद करती है, एडजस्टमेंट। बुद्धि के सहारे ही व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है और बहुत ही सटीक निर्णय भी ले सकता है। आगे देखिए, बुद्धि से व्यक्ति को विवेकशील चिंतन और अमूर्त चिंतन करने में भी मदद मिलती है। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की बातों को सीखने में सहायता करती है। मनुष्य की बुद्धि पर उसके आसपास के वातावरण का काफ़ी अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार के वातावरण में आप रह रहे हैं तो वहाँ का वातावरण आपको प्रभावित करेगा। बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव तो पड़ता ही है। विभिन्न शोधों से, निष्कर्षों से पता चलता है कि अच्छे वातावरण में पोषित बच्चों की बुद्धि लब्धि अच्छी होती है। जब आपका वातावरण अच्छा रहेगा तब आपकी बुद्धि लब्धि भी थोड़ी बहुत तो अच्छी हो ही जाती है। अब जानेंगे बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं। तो थॉर्नडाइक महोदय ने, ये एक मनोवैज्ञानिक है, और साथ ही इनके साथ गैरेट महोदय ने भी बुद्धि को बांटा है, बुद्धि के कुछ प्रकार बताए हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार माने जाते हैं। इन्होंने पहला प्रकार बताया है अमूर्त, दूसरा हो जाता है मूर्त या स्थूल बुद्धि, और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। तो इसे ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, अमूर्त बुद्धि क्या होती है। अमूर्त बुद्धि व्यक्ति की ऐसी बौद्धिक योग्यता होती है जिनकी मदद से गणित, शाब्दिक या फिर सांकेतिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। आगे जानिए, अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करके हम पढ़ने, लिखने और तार्किक प्रश्न भी करते हैं। कवि, साहित्यकार, चित्रकार आदि लोग अमूर्त बुद्धि से ही अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। उनमें सोचने की क्षमता ज़्यादा होती है। जो चीज़ हमारे सामने नहीं होती, जिस चीज़ की हम कल्पना कर सकते हैं हमारे सामने ना होते हुए भी, उसे हम अमूर्त कह सकते हैं। तो ये हमारी अमूर्त बुद्धि हो जाती है। आगे देखिए, मूर्त या स्थूल बुद्धि। मूर्त या फिर स्थूल बुद्धि के द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यवहारिक एवं उत्तम प्रयोग करने की क्षमता अर्जित करता है। मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। तो ये इसका दूसरा नाम हो जाता है। आपको ये याद रखना होगा कि मूर्त बुद्धि को हम व्यवहारिक यांत्रिक बुद्धि भी कह सकते हैं। हम अपने दैनिक जीवन के ज़्यादातर कार्य मूर्त बुद्धि की ही सहायता से करते हैं। जो भी हमारे सामने हमको दिखाई देता है उसके प्रति जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तो वो हमारी मूर्त बुद्धि हो जाती है। अगला है सामाजिक बुद्धि। ये थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई तीसरी बुद्धि है। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य उन बौद्धिक योग्यताओं से जिनका उपयोग करके व्यक्ति सामाजिक परिवेश के साथ समायोजन स्थापित करता है। हम समाज में जब किसी से मिलते हैं तो वहाँ पर सामाजिक बुद्धि का हम प्रयोग करते हैं। तो ये होती है सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, क्लास पसंद आई, तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए, आज की क्लास बस यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।